दोस्तों आज बात करेंगे हम कक्षा 10 का जो दूसरा पार्ट है एसिड बेस और साल्ट, अम्ल क्षार लवण, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। कक्षा 2 का जो साइंस का लेसन 2 है अम्ल क्षार लवण, उसके महत्वपूर्ण नोट्स, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखना। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है अम्ल क्षार लवण। पहला आता है अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी पीएच मान होता है 7 से कम होता है, वो अम्ल होते हैं। 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षार हो जाएगा, और किसी का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन विलयन होगा। तो अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल में बदल देते हैं, ठीक है। और जल में आयनित होकर H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इस स्वाद में खट्टे होते हैं, ये याद रखना। तो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो एक नाम याद रखना आप, अनिल, है ना। अनिल से आप लिटमस पत्र में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ऐसे अम्ल हो जाएगा, ऐसे अम्ल हो जाएगा। नी से यानी नीला पहले आ रहा तो नीला लिटमस पत्र होगा जो लाल में बदलेगा, यानी अम्ल वे होते हैं जो नीले को लाल में बदल देते हैं। तो ये अनिल से आप याद रख लोगे, नीले को लाल में बदल देगा। तो क्षार इसका उल्टा हो जाएगा, लाल को नीले में बदल देगा, ठीक है। वे अम्ल, अब आता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल वे अम्ल जो पूर्ण रूप से जल में आयनित हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल के उदाहरण आपको याद रखना है, जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल या सोरे का अम्ल भी कहते हैं, सोरे का अम्ल। ये तीनों क्या है? आपके प्रबल अम्ल के उदाहरण। तो ये आप याद रखना, प्रबल अम्ल के उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट आता है दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो पूर्ण रूप से जल में आयनित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल के आपको उदाहरण याद रखने हैं, जैसे एक तो फॉर्मिक अम्ल होता है और एक होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र आप याद रखना, CH3COOH होता है, ठीक है। तो ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण। अब आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। 10th क्लास में दे रखा है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत सारी बार पूछते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उनको भी मैंने यहाँ पर लिया है। तो एसिटिक अम्ल किसमें? सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। टमाटर में आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल। नींबू या संतरे जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चींटी डंक मारती है तो जलन होने लगती है, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH होता है, याद रखना, ठीक है। और दही में सबको पता है लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। और नेटल एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां अगर अपन छू लेते हैं तो जलन होने लगती है, तो उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, नेटल में मेथेनोइक अम्ल होता है, याद रखना। एक पौधा होता है उसकी पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है, अगर उसको अपन छू लेंगे तो जलन होने लगेगी, क्योंकि मेथेनोइक अम्ल का स्राव करेगा तो मन की त्वचा पर लग जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा अम्ल, प्रबल, प्रबल क्षार, और किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका क्षार। क्षार क्या होते हैं देखना। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। पीएच पहले अपन ने बात करी, इनकी पीएच का मान 7 से ज़्यादा होता है, 14 तक होता है। जो पीएच स्केल होती है 0 से 14 तक, उसमें नंबर होते हैं, ठीक है। तो 7 से कम आएगा वो तो अम्ल में, 7 से ज़्यादा आएगा वो क्षार, और जिसमें 7 आएगा वो क्या आ जाएगा? उदासीन आ जाएगा, ठीक है। तो क्षारों का पीएच मान पूछे तो 7 से ज़्यादा होता है, 14 तक होता है, ठीक है। और ये कौन से? ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं, आप याद रखना। वो तो अम्ल था, अम्ल में आपको याद रखना अनिल, है ना। अनिल मतलब अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल में बदल देगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, लाल को नीले में बदल देगा। नेक्स्ट प्रबल क्षार। प्रबल ये जल में आयनित होकर OH नेगेटिव आयन ग्रहण करते हैं, याद रखना, OH नेगेटिव आयन ग्रहण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रबल क्षार क्या होते हैं? तो प्रबल क्षार जैसे प्रबल अम्ल पढ़ा था वैसी परिभाषा प्रबल क्षार की है कि वे क्षार जो पूर्ण रूप से जल में आयनित होते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। और प्रबल क्षार के उदाहरण जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं अपन, MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके प्रबल क्षार के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दुर्बल क्षार। वे क्षार जो पूर्ण रूप से जल में आयनित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। जो पूर्ण रूप से जल में आयनित नहीं होंगे उनको क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार। जैसे NH4OH है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH, CaOH, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
नेक्स्ट लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या होता है ये भी आपको पूछ सकता है। तो थैलोफाइटा के लिचेन पौधे से प्राप्त किए जाते हैं और इनका उपयोग अम्ल व क्षार के परीक्षण में किया जाता है। जैसे नीला लिटमस पत्र होगा, लाल बदल देगा, लाल होगा नीले में, और अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए अपन लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। ये थैलोफाइटा के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। जब कोई विलयन न तो उदासीन है और न तो अम्लीय है, न ही उदासीन है, न ही क्षारीय है, केवल उदासीन है, तो उसका जो लिटमस पत्र होगा वो बेमिनी होगा। ठीक है, अगर अम्ल है तो वो नीले को लाल में बदल देगा, और क्षार है तो लाल को नीले में बदल देगा। लेकिन कोई उदासीन विलयन है तो वो लिटमस पत्र को बैंगनी रंग में बदल देगा। तो ये आप याद रखना। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा, आप याद रखना। नेक्स्ट, सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो रंजक की तरह कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक होता है और एक होता है कृत्रिम सूचक। तो वे पदार्थ जो रंजक की तरह कार्य करते हैं उनको सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेनिया है, पिटूनिया, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इनको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और मानव द्वारा निर्मित होते हैं उनको कृत्रिम सूचक कहते हैं। तो कृत्रिम सूचक भी लिखा रखा मैंने। कृत्रिम सूचक वे सूचक जो प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। और उदाहरण की बात करें तो फिनोक्सिलिन और मेथिल ऑरेंज आपके कृत्रिम सूचक के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट, अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। आपने एक क्लास में पढ़ी, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एक समीकरण लिया मैंने, जिंक H2SO4 सल्फ्यूरियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना देगा। ठीक है, कोई सी भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस देगी। ठीक है, इसीलिए एल्यूमिनियम के पात्र में नींबू का अचार नहीं रखते, क्योंकि नींबू का अचार अम्लीय पदार्थ है जो एल्यूमिनियम के पात्र में अभिक्रिया करके विषैला हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम के पात्र में नींबू का अचार नहीं रखते क्योंकि नींबू अम्लीय पदार्थ है और एल्यूमिनियम एक धातु है, अगर उससे अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और वो क्या हो जाएगा? विषैला हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में क्यों नहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सभी क्षार धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते। यानी अम्ल तो सभी धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देंगे, लेकिन सभी क्षार धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। लेकिन एक क्षार ऐसा है जो केवल एक ही धातु से अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस देगा। तो वो कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखना। सभी क्षार धातुएं अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं, लेकिन जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, जिंक का सूत्र Zn, NaOH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाएगा। सोडियम जिंकेट का सूत्र Na2ZnO2, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, तो एक क्षार है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्षार जो प्रबल क्षार है और जिंक धातु से अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस देगा। बाकी कोई भी क्षार होगा किसी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, केवल जिंक धातु और सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ऐसा करेंगे। तो ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, सभी अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल और CO2 देते हैं। ठीक है, कोई सा भी अम्ल है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है, और जल का निर्माण करेगा। जैसे धातु कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया मैंने, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl नमक बन जाएगा, जिसको लवण कहते हैं, H2O बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगा। उसी प्रकार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, NaCO3 खाने का सोडा, HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl प्लस H2 और CO2 गैस बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको प्रश्न पूछ सकता है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाते हैं, उसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पूछेगा धातुओं के ऑक्साइड होंगे कौन सी प्रकृति के होंगे, तो सभी धातुओं के ऑक्साइड होंगे क्षारीय प्रकृति के होंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होंगे। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के और धातुओं के ऑक्साइड क्या होंगे? क्षारीय प्रकृति। क्षारीय तथा अम्लीय विलयनों के आयन में उपस्थित होने के कारण इनके विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल में कोई आयन उपस्थित नहीं होने के कारण विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी अम्लीय और क्षारीय कोई विलयन है तो वो तो विद्युत का सुचालक हो, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के आयन उपस्थित है, धन आयन या ऋण आयन। लेकिन जैसे आपका ग्लूकोज है या एल्कोहल है तो इसमें कोई आयन नहीं है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है? जब अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं, इसी को उदासीनीकरण कहते हैं। पहले पार्ट में अपन ने समीकरण पढ़ रखी, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और NaOH के साथ अभिक्रिया कराई अपन NaOH के साथ, तो ये बन जाएगा आपका NaCl और H2O और प्लस उष्मा, तो ये उस
उदासीनीकरण की रासायनिक समीकरण आपको याद रखनी। ठीक है, नेक्स्ट पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है जो देखना, अपन ने पहले बात की थी पीएच स्केल 0 से 14 तक नंबर होते हैं। पीएच एक स्केल होती है जिसमें 0 से 14 तक नंबर होते हैं, जिसमें पी का अर्थ होता है पुषांश। क्या होता है? पुषांश होता है। ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, आप याद रखना, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होगा, और तथा 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय होगा। यदि कोई विलयन उदासीन है तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। और उदासीन विलयन होगा तो वो लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, बैंगनी हो जाएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट आगे, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है जो देखना। जब हमारे शरीर में आमाशय HCl का ज़्यादा स्रावन करता है तो हमारे शरीर में जलन होने लगे। आपको पता है आमाशय में HCl का स्रावन होगा, और जब ज़्यादा मात्रा में HCl स्रावित हो जाएगा तो अम्लीयता का प्रभाव बढ़ जाएगा, तो हमारे पेट में क्या होने लगती है? जलन होने लगती। इसके लिए अपन एसिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे, जो एक क्षारीय पदार्थ है ना, एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की औषधि लेंगे, जो क्षारीय पदार्थ है उदासीनीकरण की क्रिया द्वारा अम्लीयता के प्रभाव को कम कर देगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होता है, सूत्र होता है इसका। ये अपन बाहर से औषधि के रूप में लेंगे तो हमारे शरीर में HCl जो अम्ल है और इस क्षार दोनों अभिक्रिया करेगा, तो उदासीनीकरण और अम्लीयता के प्रभाव को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो अम्लीयता का मान बढ़ जाएगा, जिससे क्या होता है? दांत टूटने लग जाएंगे। और इसके लिए अपन क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करेंगे, ताकि क्षारीय टूथपेस्ट क्या करेंगे? उदासीनीकरण की क्रिया द्वारा अम्लीयता के प्रभाव को कम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है तो अम्लीयता को बढ़ जाने से फसल की उत्पादकता में कमी आ जाती है, और इसके लिए अपन जिप्सम का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चींटी डंक मारती है तो फॉर्मिक अम्ल स्रावित कर देती है, फॉर्मिक अम्ल, जिससे हमारे शरीर में जलन होती है, त्वचा पर जलन होती है। इसके लिए अपन चूना लगाते हैं। चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो क्षारीय पदार्थ है। या कैलेमिन लगाते हैं, जिंक का एक अयस्क होता है कैलेमिन, जो क्या करेगा? उदासीनीकरण प्रक्रिया द्वारा फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, लिखो, तो आप इसमें 2 या 3 बातें ये जो मैंने बताई आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा क्या होती है? तो जो सामान्य वर्षा होती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस डाइऑक्साइड के अणु मिल जाएंगे, तो उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वातावरण में SO2 व NO2 के आयन मिल जाते हैं तो ये आयन वर्षा के जल में मिल जाने के कारण वर्षा के पीएच मान को 5.5 से कम कर देंगे। ठीक है, जिससे इस वर्षा को क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, इमारतें भी अपनी सुंदरता खो देती है, सारे जलीय जीव अधिक अम्लीयता के कारण मर जाते हैं, जिससे जीवन क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। तो ये अम्लीय वर्षा आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको वैज्ञानिक के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा पूछ सकता है। आर्यनियस के अनुसार अम्ल किसको कहते हैं? तो आर्यनियस के अनुसार वे पदार्थ जो H+ आयन त्यागते हैं उनको अम्ल कहते हैं, और जो OH नेगेटिव ग्रहण करते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो आर्यनियस के अनुसार आपको अम्ल की परिभाषा, जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल, और जो OH नेगेटिव आयन ग्रहण करते हैं वो क्या होगा? क्षार होगा। नेक्स्ट, ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, बात वही है, इसने केवल H+ आयन का इसने प्रोटॉन दे दिया। प्रोटॉन देते हैं उनको अम्ल कहते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, इनके अनुसार वे पदार्थ जो अब आता है लुईस ने क्या कहा था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लुईस की संकल्प। इसके अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उनको तो अम्ल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे NH3 और H2 हो, तो H2 अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो NH4 बना देगा, तो ये तो NH3 तो हो जाएगा आपका अम्ल, और ये जिसने दिया वो क्षार हो जाएगा, तो वो ये H2 यहाँ पर क्षार का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रोंस्टेन लोरी और लुईस की संकल्पना और आर्यनियस की अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण और उनके उपयोग। तो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण यौगिक है, उनका निर्माण कैसे होता है, उनका उपयोग क्या होता है, वो भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला यौगिक आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं NaOH। ठीक है,
जब सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना। प्रश्न पूछ सकता है आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस अभिक्रिया से होता है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया से होता है। जब NaCl का विद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो इस क्लोरीन गैस का कहाँ पर उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में, स्विमिंग पूल में और रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है क्लोरीन गैस का। फिर आता है हाइड्रोजन गैस जो मुक्त होती है, उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन अमोनिया के निर्माण में किया जाता है, ईंधन और अमोनिया के निर्माण में। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, जो NaOH था उसका उपयोग, इसका उपयोग साबुन निर्माण में, कागज उद्योग में किया जाता है। साबुनीकरण में मोस्ट इंपोर्टेंट इसका NaOH का निर्माण किया जाता है। तो आपको पूछ सकता है NaOH का निर्माण कैसे होता है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया से होता है, NaCl का विद्युत अपघटन कराते हैं। तो ठीक है। नेक्स्ट, NaCl जल अपघटन, विद्युत अपघटन कराया जल के साथ, तो NaOH बन गया, क्लोरीन गैस अलग और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। ठीक है, तो ये समीकरण भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, अब आता है आपका विरंजक जो